हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और हमारी डबल एआई कॉमन कैडर और उसके साथ फिनांस और लॉ में भी जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन आने वाला है, तो उस पर हम लोगों ने स्टार्ट की जो सीरीज, उसकी MT1 जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग दूसरे मॉक टेस्ट, जनरल अवेयरनेस के दूसरे मॉक टेस्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप में से जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जनरल अवेयरनेस के। आज का ये बेसिकली सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मैं साइड हो जा रहा। सो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: हेल्थ, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मीजर्स। ये चार उन्होंने पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद पूछा है विच ऑफ द अबव subjects are not shifted from the state list to the concurrent through the 42 Amendment Act 1976। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होने वाला है, बट मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना था, मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि जो क्वेश्चंस है वो सर आप बहुत स्टेट लेवल का करा रहे हो, जबकि पेपर में ऐसा नहीं आएगा। तो भाई पेपर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एकदम ईजी पूछे जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी सब्जेक्ट का नॉलेज है, पॉलिटी वगैरह का, तो ये क्वेश्चन ईजिली किया जा सकता है। कैसे? आप में से कितने लोगों ने जो 7 शेड्यूल है उसको देखा हुआ है? तो 7 शेड्यूल को जब गौर से देखोगे तो वहां पर जो हेल्थ है वो सब्जेक्ट किसका है भाई? क्या वो कंकरेंट लिस्ट में है? ठीक है, नहीं, वो कंकरेंट में नहीं है, वो किस में है? स्टेट लिस्ट में है। तो उसके बाद ही बात पूरी खत्म हो जाती है। अगर आपने प्रेजेंट में देख रखा है कि हेल्थ किस में है, तो बाकी आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे कि हेल्थ तो शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो अभी भी स्टेट लिस्ट में बच रहा है। तो 1 हटा दो, तो 1 हटाते ही आपके पास सीधे ऑप्शन निकल कर आ जाता है बी। ठीक है, तो ऐसे हो गया। और अगर किसी ने डेप्थ से पढ़ा है तो वो तुरंत देख के बता देगा। अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 7th अमेंडमेंट पूछा जाता है कि वो किससे रिलेटेड था। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, जो स्टेट थे उनको वापस से उनकी जो बाउंड्री थी उनको चेंजेस करके वापस से जो नए नए स्टेट्स बने थे तो उससे रिलेटेड था। ठीक है, बाउंड्री के चेंजेस से रिलेटेड था। उसके बाद एक पूछा जाता है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट इससे रिलेटेड था। तो 24 अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली वो एक्ट था अमेंडमेंट का जिसने राष्ट्रपति से जो संविधान संशोधन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उस पर ऐसे मतलब उस पर अब राष्ट्रपति यानी हमारे प्रेसिडेंट साहब 24th अमेंडमेंट के बाद अगर कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उनके पास जाता है तो उस पर उन्हें एसेंट देनी ही होगी। वो ना नहीं कह सकते और साथ ही वो उसे वापस भी नहीं कर सकते। यानी कि प्रेसिडेंट की वीटो छीन ली गई 24th अमेंडमेंट के बाद से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, उसके बाद ही एक 82 अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाता है, 86 पूछा जाता है, और रिसेंटली जो 100 से लेकर स्टार्ट होते हैं, 101 किससे रिलेटेड है, 102 किससे रिलेटेड है, 103 जैसे EWS हो गया है ना। तो ये आपको देख लेने हैं, एक बार में एक पेज में लिस्ट बना लीजिए और एक बार में गो थ्रू हो जाइएगा, काफी हेल्प उससे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Consider the following international organization: SAARC, ASEAN, BIMSTEC and G20। G20 बेसिकली अब तो G21 हो चुका है, बट यहाँ पर G20 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इनमें से किसका जो है इंडिया मेंबर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे सर इंग्लिश में पढ़ाओ हिंदी में पढ़ाओ। भाई दोनों की जो दोनों जनसंख्या है दोनों को ध्यान में रखना होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, अगर आप बात करते कि इंडिया किसका पार्ट नहीं, तो G20 की तो अभी इंडिया ने होस्ट ही किया है, तो उसका तो पार्ट होने ही वाला है। ठीक है, सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, इसमें लोगों को लग सकता है। अभी आसियान की मीटिंग हुई थी तो वहां पर इंडिया भी गया हुआ था, तो ये लोगों को लगेगा नहीं इंडिया अगर गया है तो उसका मेंबर होगा, तो आपकी ये गलत फहमी। आसियान में 10, ठीक है, 10 देश आते हैं, 10 कंट्रीज आती हैं। कौन सी आती है? साउथ ईस्ट में जितने भी देश पड़ते हैं वो सारे उसमें आते हैं। एक बार नाम देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रुनई, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, है ना, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे करके 10 पूरे देश हैं छोटे छोटे से, वो एक साथ मिलकर आसियान फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आसियान का इंडिया पार्ट नहीं है, जबकि बिम्स्टेक का और सार्क का इंडिया पार्ट है। ठीक है, इनके एक बार मेंबर जो है वो एक बार देख लीजिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि अगर मैं वैसे बताने को तो सब बता दूंगा, लेकिन फिर वो वीडियो का लेंथ इतना ज्यादा हो जाएगा कि क्वेश्चन सारे डिस्कस नहीं हो पाएंगे। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर अभी आपको सिर्फ एक हिंट दी कि आप ये लिस्ट देख लीजिएगा। मतलब सार्क में कौन से देश हैं, ठीक है, उसका बिम्स्टेक में कौन से देश हैं, 7-8 करके देश हैं। G20 में कुछ ज्यादा है, देख लीजिएगा। ठीक है, अभी APFC का पेपर हुआ था, EPFO का, ठीक है, APFC का, तो उसमें G20 पे क्वेश्चन आया था और G20 पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें पूछा था इंडिया किसका मेंबर नहीं है,
तो केवल एक जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें से आसियानी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया पार्ट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी तीसरे प्रश्न की तरफ। ये हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है। उसके अलावा हिंदी में ये लिखा हुआ है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। चलिए, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम गौर से देखें, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, तो हमारे एक अमेंडमेंट हुआ था 73rd। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था भाई? 1992 में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा 74 हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1993 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1992 में 24 अप्रैल को ये एक्ट जो है ये बेसिकली लाया गया था। ठीक है, तो 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन 73rd अमेंडमेंट लेके आए थे 1992 में, और उसके थ्रू हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या किया था? इंपावर किया था, या उनको पावर्स प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो ये 74 वाला सर क्या है? 74 वाला बेसिकली ये अर्बन इलाके के लिए था, 73rd ये रूरल इलाके के लिए था। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं, 1687 बॉम्बे अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन सिटी टू एस्टैब्लिश अ म्युनिसिपल। गलत हो गया, बॉम्बे नहीं था, पहला मद्रास था। ठीक है, मद्रास के बाद बॉम्बे आया था। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश की गई थी 1687 में, देन उसके बाद बॉम्बे वगैरह में की गई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया है, तो पहला जैसे ही गलत होगा, इसमें करेक्ट पूछा है। कीवर्ड जरूर देख लेना भाई पेपर में, गलती से भी गलत मत टिक कर देना। करेक्ट पूछा है तो 1 हट जाएगा और डी हट जाएगा, है ना? आप सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट कॉमन है। अगर आपको टाइम बचाना है तो सेकंड स्टेटमेंट आप ना पढ़ के थर्ड में भी जाओगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सेकंड दोनों में, बी और सी दोनों में है। थोड़ी देर के लिए सेकंड को हटा के तीसरे को देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज मेड अ प्रोविंशियल टॉपिक अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक होता है, जिसमें बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग 35 का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, वहां तक आ जाते हैं। तो नहीं पढ़ा है तो यार एक बार कहीं ना कहीं से लूसेंट या किसी चीज से भी पढ़ लो भाई, है ना? नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लो। ठीक है, तीसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहां पर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वाटर प्रिवेंशन। ये आप इसको कह सकते हैं इन्वायरमेंट का टॉपिक है या ज्योग्राफी, जो भी आप कहना चाहो, वैसे मैं इन्वायरमेंट में से रखता हूं। हिंदी में देख सकते हो भाई, हिंदी वाले पॉज कर लें और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये इंग्लिश वाले। ठीक है, चलिए, स्टेटमेंट दिया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। देखो वाटर है ना, दो एक्ट लाइन से आए थे, एक आया था 1974 में, एक आया था 1977 में। तो इसमें बोला गया है सीपीसीबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था इस एक्ट के थ्रू। स्टेटमेंट इतना तो ठीक है, क्या ही दिक्कत है? ठीक है, ओनली दिस एक्ट स्पेल्ड आउट द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सीपीसीबी। देखो सीपी, देखो कोई भी जो ऐसे बॉडी होते हैं ना, जैसे इसमें लिखा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लगता है क्या कि इस बोर्ड को, इस ऑर्गेनाइजेशन को पावर सिर्फ एक एक्ट देता होगा? ऐसा मतलब रेयरली कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिर्फ एक ही एक्ट से पावर डिराइव करता हो, अदरवाइज वो बहुत अलग अलग जो एक्ट होते हैं कहीं ना कहीं उनसे भी पावर ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी एक्सट्रीम हो रही है, इसको थोड़ी देर के लिए आप अगर गलत मान ले, ठीक है, आगे बढ़ते उसके अलावा। और इसमें पूछा क्या गया है? करेक्ट पूछा गया, ये हमने मार्क कर लिया। तो दो गलत मान ले रहे, अभी हम तीसरे पे आते हैं। दिस एक्ट इज इनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ अ सेस ऑन वाटर कंज्यूम बाय पर्संस ऑपरेटिंग एंड कैरिंग आउट सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 77 का वाटर एक्ट था, बेसिकली वाटर सेस एक्ट कहते हैं उसमें, उस पर क्या है, कुछ समय वाटर एक्ट का जो 77 का जो एक्ट आया है, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं वाटर एक्ट 77 का 1977 का, ठीक है, इस एक्ट के थ्रू ये पावर मिली थी कि जो वाटर की कंजप्शन है उस पर टैक्स वगैरह लगाया जा सके। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पर इनकरेक्ट हो चुका है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक कंजप्शन होता है वाटर का, उस पर जानते हो कौन सा एक्ट लगता है? 1882 का एक एक्ट है सुखभोग अधिनियम। 1882 का एक एक्ट है सुखभोग अधिनियम, उसके थ्रू जो डोमेस्टिक कंजप्शन होता है उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। इतना पुराना एक्ट है, सोचो 150 साल पुराना एक्ट है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वाटर एक्ट 1977 के थ्रू
हम टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पर 1974 की बात की जा रही है, बार बार मेरे मुंह से 1774 निकल रहा है तो माफ कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल दूसरा और तीसरा यहाँ पर भाई गलत हो चुका है, पहला ही सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विथ रेफरेंस टू द ब्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैनशिप ऑफ द, पहले से पूछा क्या, ये हाईलाइट कर लो, नॉट पूछा है ना। चलो, with reference to the BRICS, consider the following statement: the chairmanship of the forum is rotated annually among the members in accordance। अच्छा, इसका हिंदी नहीं दिखा आपको, सॉरी, हिंदी देख लो भाई। ठीक है, चलो, बोला क्या है कि जो इसकी चेयरमैनशिप होती है वो रोटेट करती है जो इनका नाम है उसके अकॉर्डिंगली, यानी BRICS ऐसे करके, पहले बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ऐसे साउथ अफ्रीका, ऐसे करके रोटेट करती रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो, उसके बाद बात करते हैं भाई, फोर्टलेजर डिक्लेरेशन क्या था, उससे क्या आया था, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या ऐसा कुछ पढ़ा है? बिल्कुल हाँ भाई, 2014 में हुआ था। ये काफी एक मतलब अगर जब इस बैंक के स्ट्रक्चर देखोगे तो ये काफी अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है। एक बार आप इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में स्टेक्स देखना, किस देश को कितने स्टेक्स मिले हैं, आप देखोगे तो काफी अच्छा लिखता मतलब है इसका स्ट्रक्चर। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा था जरांज डेलाराम हाईवे, न्यूज में था, इन अफगानिस्तान। तो यहां पर तो एक क्वेश्चन तो अगर बच्चों वाला निकालेंगे तो ये निकाल देंगे, जेरांज डेलाराम हाईवे वाज रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। 4 ऑप्शन, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। अफगानिस्तान आंसर हो गया। ऐसे वाले क्वेश्चन करवाने लगूं? नहीं भाई, उससे कुछ होगा नहीं ना। चलो, एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलने वाला भाई, कोई फायदा नहीं है उससे, है ना। चलो, जेरान डेलाराम हाईवे को अफगानिस्तान में जो स्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, अब उसमें इंडिया स्टैब्लिश कर रहा है, क्या उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस एनडीबी की है क्या? ये आपको पता? आप इतना डेप्थ में तो पढ़ा ही नहीं होगा सर। नहीं है भैया, वर्ल्ड बैंक की है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भाई साहब यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, एनडीबी नहीं कर रहा है, तो इतना आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, तो तीसरी मैंने काट दी। ठीक है, बाकी की 2 ठीक है। और यहां पर क्या पूछा था? नॉट करेक्ट। तो हमारा आंसर यहां पर ए होगा या बी होगा? तो यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। थोड़ा सा दिमाग से करना भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की जिसमें 4 प्रस्ताव अपनाए गए? स्वराज, सुशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। भाई सबसे इजी क्वेश्चन है, 1906 की बात हो रहा है। ठीक है, जब हमारा क्या है, भारत में से जो हमारा बंगाल था उसका विभाजन हो गया, तब की बात हो रहा है। दादा भाई नौरोजी उस समय आईएनसी की क्या कर रहे थे? चेयरमैनशिप कर रहे थे, प्रेसिडेंसी इनके पास थी, दादा भाई नौरोजी के पास, और उसी समय ये 4 प्रस्ताव अपनाए गए थे। ठीक है ना। चलो, और किसी को अगर हिस्ट्री पे कोई मैराथन वगैरह चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे कोई मैराथन वगैरह चाहिए, तो कम से कम भाई 10-20 लोग अगर उस पॉइंट पर कमेंट करो, या एक दूसरे मतलब कोई भी एक लिखे और सब लोग उस बात पर सहमति जताए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री 1-8 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की कैसी वीडियो लेकर आओ जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादातर पॉइंट्स या इंफॉर्मेशन या फैक्ट को कवर किया जा सके। अगर आप ऐसा लिखते हो तो मतलब मुझे पता चलना चाहिए ना कि क्या चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के भाग 3 से जुड़ा नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है भाई। पार्ट 3 में इनमें से कौन सा वाला टॉपिक नहीं है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही नहीं पता होता ज्यादातर कि पार्ट 3 में है क्या, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है। तो पार्ट 3 में वैसे तो भाई फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप है। तो पार्ट 3 की बात हो रहा, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। अब फंडामेंटल राइट्स में ये बताओ, फंडामेंटल राइट्स में सोने का अधिकार आता है कि नहीं आता? आर्टिकल 21 बिल्कुल ठीक है भाई, आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ध्वनि प्रदूषण भी आर्टिकल 21, एमसी मेहता केस, ठीक है, 1990s का जो है एमसी मेहता केस, वहां पर से निकल के आया था, तो आर्टिकल 21। चुप रहने का अधिकार आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में चुप रहने का अधिकार है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है। व्हेन इट कम्स टू समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 से रिलेटेड है, जो कि किससे है? डीपीएसपी में आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का प्रोविजन ही नहीं याद होगा तो ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है? चलो भाई, कितने हाई कोर्ट है ये क्वेश्चन पूछूं? 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, रिसेंटली तेलंगाना। ठीक है,
चलो, द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं, सबसे बड़ी बेंच तो उत्तर प्रदेश की है भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट 163 बेंच है, वहां पर 163 जजेस हैं। अभी एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे कई सारे जज होंगे ना। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो इनकी अपॉइंटमेंट स्टेट का गवर्नर करेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनकी कंसल्टेशन से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात आएगी तब उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो उन महोदय की अपॉइंटमेंट क्या गवर्नर करेगा? पहली बात तो गवर्नर कर नहीं सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, वहां पर प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो यहां पर पॉइंट ये गलत हो जाता है। कुछ भी सोचो, मतलब गवर्नर को कैसे इतना इंपावर किया जा सकता है कि वो एक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करे, ठीक है, यहां पर प्रेसिडेंट की भूमिका है भाई, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द मेन अथॉरिटी। लेकिन ये कंसल्ट जरूर करेंगे, किससे? सीजीआई से कंसल्ट करेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 यहां पर इनकरेक्ट हो गया है। कुछ स्टेटमेंट 3 पे आते हैं, इन द केस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, द गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट कंसर्न। कभी ऐसा लगता है कि दो अलग अलग राज्यों के गवर्नर किसी ऐसी चीज पर सहमत हो पाएंगे? प्रॉब्लम बहुत होगी, इसलिए गवर्नर और प्रेसिडेंट की भूमिका यहां पर नहीं आती है, यहां पर पार्लियामेंट की भूमिका है, ठीक है, यहां पर पार्लियामेंट, ठीक है, 1956 का एक एक्ट है, उसके थ्रू क्या करती है, एक कॉमन हाई कोर्ट को स्टैब्लिश कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर एक ही स्टेटमेंट ठीक है, पहला वाला, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी वाला देख लो, सॉरी अगर आप पहले नहीं देख पाए। चलिए, हिंदी सबकी है यहां पर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द जुडिशियल रिव्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदी भी देख लो आराम से, ठीक है। चलो, विथ रेफरेंस टू द जुडिशियल रिव्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला दे रखा है कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहां से है, तो यूएसए में डेवलप हुआ है, बिल्कुल ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल दिया गया है? तो आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 143, आर्टिकल 136, आर्टिकल 226, ये सारे आर्टिकल उठाकर एक बार देखना, ठीक है, ये सारे आर्टिकल देख लेना। यहां पर आपको समझ में आएगा कि भाई जो जुडिशरी है उसको पावर दी गई है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके या कंप्लीट जस्टिस कर सके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी पावर देता है। तीसरा आते भाई, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन बी कर्टेल्ड और एक्सक्लूडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो ऐसा होने देगा? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता होगा 2015 में एक एनजेएससी एक्ट आया था ना, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट ऐसे करके था ना, एनजीएसी अपॉइंटमेंट एक्ट करके था, जो भी था, तो उसमें क्या बोला गया कि जो जुडिशरी के जो हेड है, मतलब जो हमारे जज साहब होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगी? पार्लियामेंट के कुछ लोग मिलकर करेंगे। तो वहां पर उसी एक्ट को तुरंत क्या कर दिया गया, जुडिशरी ने तुरंत उसको क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये एक्ट हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब कि जुडिशरी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो लगता है कि वो अपनी इतनी बड़ी पावर को जानने देगी? जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज नहीं जाने देगी। कॉमन सेंस से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो तीसरा स्टेटमेंट हटा दो भाई, तीसरा हटाते ही सी और डी तो चलेगा, या तो एक बचेगा या बी बचेगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और पूछा गया है कि कितने इसमें से अमेरिकी संविधान से बोरो किए गए या फिर लिए गए हैं, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं बहुत बार। एकल नागरिकता, क्या एकल नागरिकता, अगर अमेरिका के बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हो तो अमेरिका में 2 टाइप की नागरिकता होती है, एक होती है स्टेट की, एक होती है सेंट्रल की, ठीक है। जो वहां के सिटीजन होते हैं उनके पास 2 आईडी होती है वोटर की, वोटर आईडीज। तो एकल नागरिकता वहां का कॉन्सेप्ट नहीं है, पहला ही हटा दो, ठीक है। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल ठीक है। न्यायिक समीक्षा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, बिल्कुल ठीक है, वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो पहला वाला कहां से लिया गया भाई? एकल नागरिकता, ठीक है। तो ये हमने लिया है यूके से। ये किससे लिया भैया? यूके से। अच्छा, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कहां से ली? तो गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, ठीक है, वो हमने कहां से ली है? वो हमने ली है कनाडा से, जहां से अभी हमारा क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है, ठीक है। कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो है उनका दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, फालतू की बात कर देते हैं ना। चलिए, इसमें से 3 जो है ये हमने अमेरिका से लिए थे, बात बिल्कुल ठीक है। संविधान संशोधन
कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो हम किससे लिया है हम लोगों ने, तो वो साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख है। बिल्कुल ठीक है, ये तो आपको पता ही है भाई। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भारत सरकार के प्रमुख तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख है भैया, हेड ऑफ द कंट्री है, देश के प्रमुख है वो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देश के प्रमुख प्रेसिडेंट महोदय है हमारे। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी भाई, वही करेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है आईसीजे जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। आईसीजे की बात हो रही तो किया गया था। एक है आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका भारत सदस्य नहीं है, इसका भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, 1999 में स्टैब्लिश हुआ था रोम स्टैच्यूएट के थ्रू। एक रोम स्टैच्यूएट है, उसके थ्रू स्टैब्लिश हुआ था, रोम स्टैच्यूएट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका भारत सदस्य नहीं है, भारत की बातें नहीं मानता है। ठीक है, चलो। न्यायाधीशों का कार्यकाल, यानी आईसीजी में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 ईयर का होता है। बिल्कुल ठीक है, बट वो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा नहीं किए जाते हैं, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लस सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हियर। तो केवल पहला वाला सही है, और पूछा भी क्या गया है, सही वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भाई। क्योटो प्रोटोकॉल, इन्वायरमेंट सबने पढ़ा है। क्योटो प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेंशन है क्या? नहीं भैया, ये जैव विविधता से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, कार्बन कुर्बन से रिलेटेड है ये, तो सीबीडी वीबीडी का तो है नहीं, तो हटा दो इसको। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, वो जैव विविधता पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 में। पहली बात तो ये जो आर्टिकल 12 है ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ठीक है, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये भी क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, यानी ग्रीन हाउस जो गैसेस है उनके एमिशन को कम करने से संबंधित है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है यहाँ पर सही है? दूसरा भी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो प्रोटोकॉल्स पढ़ लेना एक बार, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, किगाली कन्वेंशन, ये सब थोड़ा पढ़ लेना। चलो, एसएलआर आ गया, इकोनॉमी। एसएलआर के बारे में यहाँ क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या गया है। चलो भाई, एसएलआर जो है इज द परसेंटेज ऑफ, देखो इकोनॉमी के क्वेश्चन है, कोशिश करना कि इंग्लिश वाले ही के हिसाब से सॉल्व करना, हिंदी वाला मुझे नहीं समझ में आता है। एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट अ बैंक मस्ट कीप इन सेफ एंड लिक्विड एसेट सच एज अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश एंड गोल्ड। भाई पहला स्टेटमेंट अगर हिंदी में इसको समझाने की कोशिश की है तो एसएलआर मतलब जिसको सांविधिक चल निधि अनुपात कहते हैं, ठीक है, तरलता अनुपात भी कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात भी कहते हैं। तो ये एक फॉर्म में रखा जा सकता है, मतलब जैसे बैंक है, बैंक के पास मान लो 100 रुपए है, सपोज एक बैंक है, ठीक है, उसके पास टोटल 100 रुपीज है, ठीक है, जिसको हम एनडीटीएल कहते हैं, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब इसका कुछ परसेंट मतलब मान लो 20% सरकार को, सॉरी बैंक को क्या करना है, गोल्ड या बॉन्ड या किसी और फॉर्म में रखना है, जिसे हम एसएलआर कहते हैं। ये क्यों रखना होता है? कभी कोई विपत्ति आपत्ति आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो बैंक है वो इस बचे हुए पैसे का यूज करके अपने आप को सर्वाइव करवा पाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, इतना पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद बोला गया है एसएलआर चेंजेस फ्रीक्वेंटली हैव एन इंपैक्ट on the availability of resources in the banking system for lending to the private sector। अब आप खुद सोचो कि अगर बैंक को इस 100 रुपए का 20% एसएलआर के लिए रखना पड़ रहा है, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, यानी मॉनिटरी पॉलिसी, हमारे गवर्नर साहब शक्तिकांत दास क्या करते हैं, इसको फ्लक्चुएट करवाते हैं। कभी कहते हैं कि आज आपको 25 रुपए रखने हैं, अगली बार मीटिंग होती फिर कहते हैं 30 रखने हैं, फिर 35 रखने हैं, फिर 50 रखने हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो भाई समस्या क्या होगी, आप बताओ। समस्या ये होने लगेगी ना कि कभी बैंक को 25 रुपीज ज्यादा रखने पड़ रहे हैं, कभी 30 रखने पड़ रहे हैं, कभी 45 रखने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में बैंक के पास पैसा कम बच रहा है ना, यहाँ पर खाली अमाउंट 80 रुपए, फिर 75, फिर 65, फिर 60, तो रुपए तो कम बचते जा रहे हैं। और जब रुपए कम बचेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग कैसे होगी, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भैया, है ना, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, पर आंसर यहां पर डी हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखना है भाई पेपर के समय। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में देखते हैं भाई कौन सा कथन सही है। तो ये भी इकोनॉमी का है,
the expansionary monetary policy increases additional money into the economy and increase inflation levels. Expansionary monetary policy has the potential to cause the devaluation of the currency. अब सबसे पहले तो जो expansionary monetary policy ये क्या चीज होती है भाई, ठीक है, ये आप बताओ। अब ये चीज कैसे समझ में आएगी भाई, ये तो थोड़ा सा टफ हो गया, हमारे लेवल के तो बाहर चला गया भाई। कुछ नहीं है भाई, एक्सपेंशन मतलब विस्तार करना, फैलाव करना, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब देखो कैसे है ना, जो हमारी मॉनेटरी वो होती, जो हमारी मॉनेटरी क्या बोलते हैं उसको, अरे गवर्नर लोग बैठते हैं ना, मॉनेटरी कमेटी जो भी कहते हैं उसको ना, जब वो बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, रेपो रेट में चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये रेपो रेट बेसिकली वो होता है जिस पर क्या करती है, बैंक एक तरीके से लोन वगैरह लेती है, ठीक है, रिजर्व बैंक से पैसे वगैरह लेती है। तो अगर ये कम कर दो, ठीक है, अगर ये कम कर दो तो बैंक ज्यादा पैसे ले पाएगी आरबीआई से, यानी बैंक जो है उसके पास पैसा ज्यादा बचेगा, बैंक के पास पैसा ज्यादा बचेगा, ठीक है। अगर रेपो रेट लो है, ठीक है, तो रेपो रेट लो करने का मतलब बैंक के पास ज्यादा पैसा बच रहा है, तो ये जब फॉर्म किया जाएगा, ये सिचुएशन लाई जाएगी, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंशन करना मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। लेकिन अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो रेपो रेट को जैसे ही बढ़ाएंगे तो बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा कम ले पाएगी, और जब आरबीआई से बैंक पैसा कम ले पाएगी तो बैंक के पास भी पैसा कम बचेगा, तो वो आगे लेंड ज्यादा नहीं कर पाएगी, आगे उधार ज्यादा नहीं दे पाएगी। तो इसे क्या बोल देंगे भैया, इसको बोलेंगे संकुचनवादी, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्शनरी कहते हैं, ठीक है, संकुचन करना, रोकना। तो बात समझ में आ रही, रेपो रेट कम किया, बैंक के पास पैसा ज्यादा आ गया, तो एक्सपेंशन हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। अब बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो वो आगे फर्दर जो भी उनसे लोन लेने आएगा उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, तो इससे लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा, तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जैसे किसी चीज की बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन लेवल है वो अप होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज दी करेक्ट हियर। सेकंड की बात करते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हैज द पोटेंशियल टू कॉज द डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। अब देखो, मान लो बैंक ने ना धुआंधार पैसा इकोनॉमी में डाल दिया, खूब सारा रुपए 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 खूब सारा डाल दिया। अब इस रुपए की कीमत हम डॉलर से कंपेयर करते हैं, या और जो अदर इंटरनेशनल करेंसीज है उनसे कंपेयर करते हैं, और आपने बचपन से एक चीज तो समझी होगी कि जिस चीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है उस चीज की क्या होती है, वैल्यू गिर जाती है। गिर जाती कि नहीं गिर जाती है, बिल्कुल गिर जाती है, ठीक है। तो भाई जब पैसा एक्सपेंशन किया जाएगा तो पैसा खूब आ रहा है मार्केट में, और जैसे ही पैसा बहुत सारा आ जाएगा तो इससे डिवैल्यूएशन नहीं हो जाएगा, घट नहीं जाएगी, करेंसी की जो औकात है वो एक तरीके से डाउन नहीं हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ये बात कहना चाह रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है, जिसको समझ में आया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार बोलना भाई कि हाँ समझ में आया सर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, तो यहां पर सही पूछा था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं भाई, गंभीर खनिजों के संग, गंभीर क्या होता है भाई, क्रिटिकल, मतलब महत्वपूर्ण भी लिख सकता था, ये क्या ट्रांसलेशन हुआ है भाई, गंभीर नहीं, क्रिटिकल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ही महत्व रखते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली कह सकते हो या किसी भी तरह से बहुत महत्व रखते हैं। स्टेटमेंट 1 देख सकते हो यहाँ पर, ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकी निर्माण खंड है, दिस आर द एलिमेंट्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डेज टेक्नोलॉजी। मॉडर्न डेज टेक्नोलॉजी के लिए इनकी जरूरत है भाई, क्रिटिकल मिनरल्स अगर हैं तो उनकी जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। और ये स्टेटमेंट देखने में ऐसा एक्सट्रीम तो लग नहीं रहा कि केवल आप ही के लिए जरूरत है, तो स्टेटमेंट जनरल से स्टेटमेंट है, आप इसको सही मान सकते हो, ठीक है। दूसरा आते हैं, आयरन कॉपर लिथियम निकल आर एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। अब लोगों को लगेगा आयरन तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, आयरन की अवेलेबिलिटी, देखो किसी भी चीज की ना जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो उसकी औकात गिर जाती है, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप किसी को भी जरूरत से ज्यादा अपना समय दोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको इग्नोरेंस मिलेगी, आप समय देना कम कर दो। उसी तरह बेचारे आयरन के साथ हुआ, आयरन की अवेलेबिलिटी हर जगह पे अच्छी खासी है, तो इसको ना क्रिटिकल मिनरल नहीं माना जाता है। और एक बात याद रखो कि हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से प्रेफरेंस को तय करता है, इंपॉर्टेंस को तय करता है। तो आयरन हमारे यहाँ क्रिटिकल मिनरल नहीं है, लेकिन वो देश जिसके यहाँ आयरन के सोर्स है ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, बट सपोज दैट वहां पर आयरन है ही नहीं, तो उसके लिए वो क्रिटिकल मिनरल बन जाएगा। तो हर किसी की वैल्यू कहीं ना कहीं पर होती है और कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं होती है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है ना, फिलॉसफी नहीं हो रही है, समझा रहा हूं भाई। आयरन हमारे देश की अगर बात करें तो वहां पर क्रिटिकल मिनरल नहीं काउंट होता, क्योंकि आयरन की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, ठीक है, तो आयरन को हटा दो, है ना भाई। चलो हमारे यहाँ वैसे तो 30 क्रिटिकल मिनरल है, अगर सीधे पूछ ले हमारे यहाँ कितने क्रिटिकल मिनरल है, 30 है। यूके की अगर बात करें तो वहां पर 19 है, ठीक है, यूएसए में मोर देन 50 है, 51 अप्रोक्स आई गेस,
याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन हमारे यहाँ 30 है, यूके में 19 है, बाकी सब देशों की अलग अलग लिस्ट होती है, किसी के यहाँ ज्यादा हो सकते हैं क्रिटिकल मिनरल, किसी का कम हो सकते हैं। फिलहाल आयरन हमारे यहाँ क्रिटिकल मिनरल नहीं माना जाता, इसलिए इसको हम हटा देंगे। ठीक है, कॉपर, लिथियम, निकल आर एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल मिनरल, बाकी तो ठीक थे बेचारे, ये इसने आगे खेल बिगाड़ दिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। सर हम इतना कैसे पढ़ेंगे, हमने तो इतना पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन से थोड़ा सा आप याद रख ही सकते हो। ठीक है ना भाई। चलो तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो यहां लिखा है यूरेनियम इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल सजेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, क्रिटिकल मिनरल को सजेस्ट किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, ये याद रखना भाई, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया है ना दोस्त। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स बताए हैं जिसमें यूरेनियम भी नहीं है। ठीक है, यूरेनियम भी नहीं है, यानी स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। पीआईबी कर लेना, समझ में आ जाएगा, फिलहाल तो समझ में आ ही गया होगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कौन करेक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट सी क्यों आंसर होगा, कौन करेक्ट नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 ओनली, यानी बी ओनली, यहां पर जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 17 पर। पहला स्टेटमेंट, सिक्किम, बुमचू फेस्टिवल, नागालैंड, मोत्सेमोंग, मणिपुर। देखो स्टेट और कल्चर पर क्वेश्चन पक्का आएगा, आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, ये सिक्किम का फेस्टिवल इवेंट है, ये इसका मणिपुर का है हमारा लाई हरोबार, त्रिपुरा का हमारा उनाकोटी, तीनों के चारों बिल्कुल ठीक है भाई, पढ़ लेना एक बार स्टेट और उनके कल्चरल इवेंट। जोजिला दर्रे के बारे में अभी न्यूज में था, इसलिए पूछा गया है। ये लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, कौन सा कठिन है, लद्दाख के कारगिल में ही है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी और रणनीतिक द्विदिशात्मक सुरंग भी है, अभी मोदी जी ने बहुत इसका उद्घाटन करके हो हल्ला किया था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलो यहां पर सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एम्स टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर डिजाइंस। स्टेटमेंट देखो कितना एक दूसरे से सिंक कर रहा है, एक दूसरे वर्ड से सिंक कर रहा है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, कुछ डिजाइन करोगे तो उस पर इंसेंटिव मिलेगा, स्कीम यानी सरकार कुछ देने वाली है, एम कर रही है, ऑफर कर रही है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। भाई यहां पर इंसेंटिव दे ही रही है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिजाइन करना है, डेवलप और डिप्लॉयमेंट करना है सेमीकंडक्टर डिजाइंस, तो काफी हद तक ठीक है, क्या दिक्कत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट हियर। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज, टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, टॉप 5 में। भाई क्या मजाक चल रहा है, इंडिया का ना टोटल वर्ल्ड का जो शेयर है उसमें 1% भी नहीं रखता है इंडिया, 1% से भी कम है, 0.83 समथिंग है इंडिया का जो मैन्युफैक्चर है सेमीकंडक्टर का। बहुत पीछे है इंडिया, बहुत पीछे, शीर्ष 5 देशों में इंडिया का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हटा दो यहां से, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हियर, और यहां पर सही पूछा है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारत के विमानन क्षेत्र के संदर्भ में बात करते हैं। एविएशन सेक्टर भाई AA का है, तो 1-2 क्वेश्चन तो इसके भी होने चाहिए। चलो भाई, इट इज करेंटली द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट। हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 5th लार्जेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता भैया बताओ। Over the past few years, India's international passenger traffic had remained stagnant. क्या आंसर होगा भाई, क्या लगता है कि एक सेकंड पानी पी लूं। बताइए भाई। इंडिया का एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ा इंडिया इट इज द करंटली द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट। भाई सिविल एविएशन मार्केट इंडिया की जो है 5th है क्या। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो वर्तमान में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार है, ये कहीं ना कहीं मुझे तो पॉपुलेशन के हिसाब से 5th नहीं लग रहा है, ये 5th यहां पर डाला, ये 3rd होना चाहिए था मे बी। ठीक है, फिलहाल 3rd है। उसके बाद ओवर द फास्ट 5 years इंडिया इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक हैड रिमेन्ड स्टैग्नेंट।
पिछले देखो, एक तरफ कह रहा है कि पांचवा सबसे बड़ा, मतलब कहने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि ग्रोथ कर रहा है, दूसरी तरफ दिखा रहा है कि स्टेगनेंट हो चुका है। दोनों ऑप्शन ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट। तो दूसरा वाला तो डेफिनेटली यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 पे ग्रेटर एक सिंह, फिर से इन्वायरमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन है एनवायरमेंट के। चलो भाई, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज द ओनली स्पीसीज ऑफ राइनो फाउंड इन इंडिया। ग्रेटर वन राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क पता है कहां पर है? एक बार देखना जरा, काजीरंगा नेशनल पार्क देखो, और वहीं पर ये बेचारे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, वहां पर ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज द लार्जेस्ट ऑफ 5 स्पीसीज ऑफ राइनो। 5 स्पीसीज जो है देखो, उसमें से अफ्रीका में 2 पाई जाती हैं, ब्लैक और व्हाइट। अफ्रीका में 2 पाई जाती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। उसके अलावा 3 एशिया में पाई जाती है। 3 एशिया में कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो हमारा वन हॉर्न राइनो हो गया, वन हॉर्न राइनो जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया? जावा, जावा राइनो हो गया। और तीसरा क्या होगा? सुमात्रन, सुमात्रन राइनो, ठीक है, सुमात्रन राइनो, ठीक है। तो ये हो गया। तो दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है भाई, सबसे बड़ा यही है। आईयूसीएन की रेड सूची, जो लाल सूची होती है, रेड सूची जो रेड लिस्ट होती है, उसमें ये क्या है? वल्नरेबल है, बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 पे पढ़ते हैं भाई। अब एक स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उस पर है लिखा हुआ है कि 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल ठीक है। 2 लाख रुपए तक का कवरेज देती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बहुत बार करवाया भी है करंट अफेयर में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है? भाई ये क्वेश्चन जरा खुद से करो, ठीक है, ये क्वेश्चन करके जरा इसका आंसर डालना। क्वेश्चन नंबर 24 पे इजी क्वेश्चन छोड़ा है, और सबका आंसर चाहिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 24, इको सेंसिटिव जोन के बारे में पूछा गया है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? दे आर डिक्लेयर्ड अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। देखते हैं, दे आर अ 10 किलोमीटर एरिया अराउंड एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया लाइक अ नेशनल पार्क एंड कांट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 10 किलोमीटर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बढ़ाया जा सकता है कितना भी मर्जी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दूसरी तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो दूसरी नहीं है, तो सी और डी और बी अपने आप कट गया, ठीक है। तो बचा क्या? ए बचा। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। चलो, एक तरीके का बफर जोन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 25 हिंदी, ये रही हिंदी, देख लो भाई आराम से, और ये रही इंग्लिश। जनधन योजना के बारे में है, ऑल अकाउंट होल्डर्स स्कीम आर प्रोवाइडेड विद एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000। क्या दिक्कत है भाई, सभी को दिया जाता है उसमें, है ना, 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। चलो, प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट कैन बी ओपन ओनली इन पब्लिक सेक्टर बैंक। ऐसा क्यों है भाई? एक्सेस में भी जाके खुलवा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। केवल पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी जाके आप खुलवा सकते हो। अंडर द स्कीम टू अवेल द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस द बेनिफिशियरी मस्ट have performed at least one successful transaction using the card in the 19 days prior to the date of accident। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी वेग है बट इट इज करेक्ट, ये ठीक है। इसको ध्यान रखना कि 90 दिन के अंदर अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया और उसके बाद अगर कोई दुर्घटना होती है तो कोई भी लाभ लोभ आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो 1 and 3 इज दी करेक्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ये 26 की हिंदी, इंग्लिश कहाँ गई भाई इसकी? लो भाई इसकी इंग्लिश गायब है, ठीक है, देख लो अपना, सॉरी इसकी इंग्लिश गायब हो गई। सुकन्या समृद्धि योजना के निम्नलिखित के बारे में क्या बताना है? सही नहीं है बताना है, ठीक है, थोड़ा सा बेयर कर लेना भाई। इस योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु की 2 बेटियों के लिए जमा खाता खोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम प्रारंभिक जमा 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक, ये भी ठीक है। इस योजना के तहत जमा 15 वर्षों के लिए किया जाता है, यहां तक भी ठीक है। और खाता खोलने के लिए तारीख से 18 वर्ष तक पूरा होने तक परिपक्व होता है, ये गलत है, ये 18 नहीं है भाई, ये 21 है, ठीक है। 21 पे ये मिच्योर होता है, 21 वर्ष पे ये मिच्योर होता है, 18 पे मिच्योर नहीं होता। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट हियर। तो 1 and 2 यहां पर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। एक डॉक्ट्रिन आया था समाधान, ये किससे रिलेटेड है? अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू रिड्यूस इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अ मिलिट्री डॉक्ट्रिन अडॉप्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस, a policy framework for resolving issues related to left wing extremism in India, a policy to settle interstate territorial dispute। तो यहाँ पर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग इशू रिलेटेड टू द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित है, ये याद कर लेना भाई, पूछा जा सकता है, ठीक है। वामपंथी जो उग्रवाद है उससे संबंधित है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित एक क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके लिए जो बेनिफिशियरीज हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? SC ST, ऑब्वियस सी बात है, इजी है, ये तो होंगे ही होंगे।
जो प्री बॉन्डेड लेबर्स हैं क्या उनको दिया जा सकता है, देखते हैं। एक्स सर्विसमैन, हाँ इनको तो देना भी चाहिए भाई, है ना। विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक, इनको भी देना चाहिए भाई, थोड़े से तो हमें देना ही है। मुक्त कराया गया बंधुआ मजदूर, क्या प्री बॉन्डेड लेबर्स को दिया जाना चाहिए, तो भाई पीआईबी में ये दे रखा है, और हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 एंड 4 विल बी दी करेक्ट, ऑप्शन 4 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। चलो, आप वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हो और पूछ रहा है कि वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, कौन सा इसमें से वेस्टर्न घाट का पार्ट नहीं। वेस्टर्न घाट ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे करके जाता है, ठीक है। यहाँ पर गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटक, केरल, और ये हिस्सा तमिलनाडु का भी आ ही जाता है इसमें ऐसे करके। तो सभी आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो ये तो भाई गलत हो गया, इसमें से सारे के सारे आ रहे हैं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। एक तरफ टाइप है, दूसरी तरफ स्टेट है। हट्टी अभी न्यूज में था, कर्नाटक से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। नारी कोवरन तमिलनाडु से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। बिंजिया उड़ीसा से संबंधित है और बिल्कुल करेक्ट है। बेटा गुरम्मा तेलंगाना से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 इज दी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहा है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। भाई देख लेना एक बार, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर पेपर में छोड़ के मत आना, ठीक है। चलो, पूछा डिकम्पोजर पर एक क्वेश्चन, बायो डिकम्पोजर पर एक क्वेश्चन आ रहा है। आईसीआर ने बनाया है क्या, हिंदी वाले भाई देख लो एक बार, ठीक है, देख लिया। चलो, आईसीएआर ने बनाया है, बिल्कुल ठीक है। कन्वर्ट करता है वेस्ट को एथेनॉल में, पूछा डिकम्पोजर है, डिकम्पोज करेगा, ठीक है। लेकिन चेंज क्यों करेगा भाई, तो ये स्टेटमेंट दूसरी वाली तो मैं तो समझ में नहीं आ रही मेरे को। तीसरी देख लेते, इज एन इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली यूजफुल टेक्नोलॉजी एंड विल कंट्रीब्यूट टू दी अचीविंग स्वच्छ भारत मिशन। हार्ड डिकम्पोज कर रहा है, धान वान जो उसकी पैडी वगैरह की जो वो बच जाती है ना नीचे से, तो उसके लिए ये काम करेगा कि उसको जो जलाया जाता है, पराली जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, तो ये बेसिकली उसलिए है कि उनको उखाड़ के वापस से छोटे छोटे टुकड़ों में खेत में ऐसे ही फैला देगी, जिससे वहां की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो मतलब जलाने पे जो कार्बन एमिशन होता है वो भी नहीं होगा। तो 3 एंड 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो 1 3 एंड 4 विल बी दी करेक्ट, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू दी लाइफ स्टाइल, एक लाइव इनिशिएटिव लिया गया था, है ना। उसके बाद बजट 2023 में इसकी बात भी की गई, ठीक है। तो ये कब लिया गया था, COP 26 में लिया गया था, इंडिया ने लिया था, बिल्कुल ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट एन एनवायरमेंटली कंसाइंस लाइफ स्टाइल इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजप्शन। जनरल की बात कर रहा है, स्टेटमेंट ठीक है। द मिशन प्लान्स टू क्रिएट एंड मैच्योर अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल नेमली प्रो प्लैनेट पीपल, बिल्कुल ठीक है। हिंदी वाले भी देख लो भाई, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, करेक्ट हो जाता है ना। तो 1 2 एंड 3 विल बी दी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में क्वेश्चन है हिस्ट्री से। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पता ही है भाई, ठीक स्टेटमेंट है। दूसरी, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, यानी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है 35। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। इंसीड के साथ मिलकर वीपो और इंसीड मिलकर ये जारी करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे जो टॉप 35 क्वेश्चन थे वहां पर अभी डिस्कस कर लिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू, वीडियो में इतना ही था। कोई भी टॉपिक, किसी भी चीज पर अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर मैं खुद आपको कमेंट में कर दूंगा। उसके अलावा किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर 10-5 लोग भी बोलते हैं उस पर तो हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। सो थैंक यू, वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।